हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी के यूनिट 4 के टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन में ऑप्टिमम पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन आदर्श या अनुकूलतम जनसंख्या संकल्पना। हम पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि जनसंख्या और संसाधन संबंधों से संबंधित संकल्पनाएं जो हैं वो चार हैं। पहली जनसंख्या अतिरेक, दूसरी जन अल्पता, तीसरी अनुकूलतम जनसंख्या और चौथी शून्य जनसंख्या वृद्धि संकल्पना। बाकी तीनों पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। जनसंख्या अतिरेक अर्थात जनसंख्या और संसाधनों के मध्य असंतुलन, जहाँ जनसंख्या अधिक हो संसाधन उपलब्धता कम हो। दूसरी जन अल्पता की संकल्पना, जिसके अंतर्गत संसाधनों की उपलब्धता अधिक हो परंतु मानव संसाधन की कमी होने के कारण उनका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, तो उसे हम कहते हैं जन अल्पता की संकल्पना। तीसरा शून्य जनसंख्या वृद्धि संकल्पना, जिससे आशय उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर या निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के कारण उत्पन्न वह विशिष्ट अवस्था जहाँ उस प्रदेश विशेष की जनसंख्या के में वृद्धि शून्य हो। तो चौथी संकल्पना जो है हमारी अनुकूलतम या आदर्श जनसंख्या संकल्पना, जिसे हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट कर सकते हैं कि उसका अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका विकास कैसे हुआ और उसकी आलोचना क्या की जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अनुकूलतम जनसंख्या है क्या, तो साधारण अर्थों में अगर हम बात करें तो अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है। अर्थात प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों और जनसंख्या के संतुलन पर आधारित संकल्पना। संतुलन होने के कारण जनसंख्या अधिकतम सुख समृद्धि प्राप्त कर सकती है। अर्थात आदर्श जनसंख्या या अनुकूलतम जनसंख्या वह है जिसके द्वारा अधिकतम मानव कल्याण मैक्सिमम ह्यूमन वेलफेयर हो सके। जेलेंस्की ने भी कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या उस बिंदु पर मिलती है जहां प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतम होता है, औसत उत्पादकता से सीमांत उत्पादकता अधिक होती है और संपूर्ण उत्पादन वृद्धि दरें सर्वाधिक होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुकूलतम स्तर जनसंख्या का वह आकार है जो जीवन के सर्वोत्तम लक्षणों को प्रदान करता है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति भोजन शक्ति, जल व स्वच्छ हवा आदि की पर्याप्तता, पर्याप्त कच्चे माल की प्राप्ति तथा साथ ही आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुएं तैयार करने की प्रौद्योगिकी, पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं, मनोरंजन सुविधाएं और सांस्कृतिक सुविधाएं इत्यादि वहाँ मिलती हो। इस प्रकार अनुकूलतम जनसंख्या से स्पष्ट होता, संकल्पना से यह ज्ञान प्राप्त होता है कि वह जनसंख्या जिसमें जीवन स्तर उच्चतम स्तर पर हो वही अनुकूलतम होगा, जहाँ अधिकतम उत्पादन संभव हो सके, जहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो,
अंततः अधिकतम आर्थिक कल्याण उत्पन्न हो सके। इस प्रकार अगर हम देखें तो प्रत्येक देश इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नरत है। अब हम बात करते हैं अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का महत्व क्या है। तो यह सिद्धांत जनसंख्या को नियंत्रित करने पर बल देता है, अर्थात परिवार नियोजन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के द्वारा प्रति व्यक्ति आय वृद्धि पर जोर दिया जाता है, जिससे किसी देश के नागरिकों की वृद्धि या विकास संभव होता है। इस सिद्धांत के द्वारा पर्यावरण के परिवर्तन पर बल दिया जाता है, अर्थात राष्ट्र और समाज का संतुलन बना रह सके, जिसके द्वारा वहाँ पर यह सिद्धांत जनसंख्या को आर्थिक वृद्धि से जोड़ता है, अर्थात जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक वृद्धि को आपस में संबंधित करता है। इस सिद्धांत में मानव को उत्पादनकर्ता के रूप में माना गया है, जिससे स्पष्ट है कि जनाधिक्य या उसकी कमी दोनों उचित नहीं है। अनुकूलता या अनुकूलतम या आदर्श जनसंख्या सर्वोत्कृष्ट है। इस सिद्धांत में प्रति व्यक्ति आय को ही जनसंख्या निर्धारण का आधार माना गया है, जिससे स्पष्ट है कि मानव प्रकृति से शासित नहीं बल्कि वह प्रकृति का नियता भी है। अब हम बात करें कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की संकल्पना का विकास कैसे हुआ, इवोल्यूशन ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट। तो यह संकल्पना मूलतः आर्थिक लक्षणों पर आधारित है, फिर भी जनसंख्या संसाधन संबंध समझने के लिए इसका अध्ययन जनसंख्या भूगोलविदों द्वारा आवश्यक रूप से किया गया, और यह संकल्पना अधिक मानव कल्याण की परिचायक है, यह हम बात कर चुके हैं। इसका अध्ययन मानव जनसंख्या संबंधों का सर्वोत्तम सिद्धांत के रूप में होता है, क्योंकि इसमें केवल खाद्यान्न व जनसंख्या के अनुपात को ही ध्यान में रखकर जनसंख्या की अनुकूलता या जनसंख्या दबाव होने का निर्धारण नहीं किया जाता, बल्कि इससे राष्ट्र के संपूर्ण संसाधनों के संबंध में जनसंख्या की अनुकूलतम या जनसंख्या दबाव का निर्धारण किया जाता है। जनसंख्या का यह सिद्धांत मुख्यतः 18वीं 19वीं शताब्दी में धीरे धीरे विकसित हुआ, और इसका विचार सर्वप्रथम सिज्विक ने दिया। 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम कैंटिलान महोदय ने भी किसी निश्चित क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत उच्चतम जीवन स्तर को बनाए रखने वाली जनसंख्या को अनुकूलतम जनसंख्या कहा था। लेकिन कई विद्वान इस पे एकमत नहीं है। उन्होंने कहा, उनके अनुसार सर्वप्रथम जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1948 में प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक बुक में अनुकूलतम कल्याण का जो सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम वेलफेयर, वह इसका उद्गम बिंदु माना है। 1900 में 3 अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक अनुकूलता के सिद्धांत को भी प्रस्तुत किया। इनमें से ई कैनन, जो कि इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने 1888 में अनुकूलतम शब्द का प्रयोग किए बिना जनसंख्या की आर्थिक अनुकूलता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो जर्मनी के जे उल्फ थे, और उन्होंने 1908 में अनुकूलतम उत्पादन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, और 1911 में स्वीडन के विक्सेल ने अनुकूलतम जनसंख्या शब्द का प्रयोग किया। इस प्रकार अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत आगे जाकर
धीरे धीरे रूपों में कई विचारधाराओं के रूप में प्रस्फुटित हुआ। जी.वी. बर्नर ने अनुकूलतम जनसंख्या के विचार पर एक विशिष्ट सुझाव दिया, जो कि आर्थिक संदर्भ में था कि अनुकूलतम दशा तब उत्पन्न होती है जब सभी को पूर्ण रोजगार मिल जाता है, जीवन स्तर संतोषप्रद होता है और 3000 कैलोरी भोजन प्रतिदिन मिल जाता है, आय का 50% या अधिक खर्च नहीं होता है तथा संसाधनों का उचित शोषण किया जाता है। जनांकीकी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अनुकूलतम जनसंख्या को दशा तब प्राप्त होती है जब जनसंख्या की संरचना इस प्रकार की हो जाए कि प्रौढ़ों पर कार्य का बोझ अधिक न हो और श्रम का विभाजन शुद्ध रूप से बौद्ध प्रकारों को अनुमति देता हो। अगर हम बात करें कि अनुकूलतम जनसंख्या का मापन कैसे होगा, तो मापन के लिए मुख्यतः निम्न तत्वों पर बल दिया जाता है: प्रति व्यक्ति उत्पादन, औसत जीवन स्तर, रोजगार की मात्रा, जीवन प्रत्याशा, पारिश्रमिक अनुपात, सामाजिक एकता, परिवार का स्थायित्व, ज्ञान की उपलब्धि, बौद्धिक कार्यों की वृद्धि, प्रति व्यक्ति भोजन उपयोग, भोजन पर व्यय की राशि, न्यायपूर्ण भूमि उपयोग, संतुलित जनांकीकी संरचना, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। अनुकूलतम जनसंख्या संकल्पना की आलोचना। रॉबिन्सन महोदय ने इसे रोचक व निपुण बताते हुए निरर्थक बताया। उन्होंने इसकी तुलना उस स्त्री के सौंदर्य से की है जो आकर्षक तो है लेकिन परिभाषित करना उसे कठिन है। प्रोफेसर सोई के अनुसार यह सिद्धांत उपयोगी है लेकिन इसके मापन में बहुत सारी कठिनाइयाँ व्याप्त है। इसकी अन्य आलोचना में कहा जाता है कि यह सिद्धांत व्यवहारिक नहीं है क्योंकि इसका अनुकूलतम जनसंख्या का मापन कठिन है। इस सिद्धांत को भौतिकवाद पर आधारित माना गया है कि यह सिद्धांत केवल प्रति व्यक्ति आय और उत्पादन पर ध्यान देता है, जो कि संकुचित दृष्टिकोण है, जबकि जनसंख्या केवल आर्थिक आधारों से ही प्रभावित न होकर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सैन्य शक्तियों से भी प्रभावित होती है। इस सिद्धांत में अधिकतम राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को ही सुख, समृद्धि और कल्याण का आधार माना है, जो कि उचित नहीं है। इसलिए ह्यूपिल ने लिखा है, एक देश का वास्तविक धन उस देश की भूमि, पानी, वन, खनन, पशु या डॉलरों में नहीं है, वरन उस देश के स्वस्थ और सुखी पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों में निहित है। इसी प्रकार इस सिद्धांत के लिए बी. थॉमस ने कहा, यह धुंधला, न पकड़ में आने वाला विचार है। यह सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि और ह्रास के कारणों को भी स्पष्ट नहीं करता और केवल उत्पादन पर ध्यान देता है। इस प्रकार इस सिद्धांत का दृष्टिकोण अति भौतिकवादी कहा गया। तो इन समस्त आलोचनाओं के पश्चात भी इस विचार अनुकूलतम जनसंख्या संकल्पना को मानव भूगोल में विशेष स्थान दिया गया और डॉक्टर डाल्टन ने एक सूत्र के द्वारा इनका निर्धारण करने की विधि का प्रतिपादन भी किया, जिसमें उन्होंने m=a-o/o अर्थात जो कुसामंजस्य मेला एडजस्टमेंट है वो वास्तविक जनसंख्या में से अनुकूलतम जनसंख्या को घटाने पर और उसका पुनः भाग देने पर प्राप्त होता है। इस प्रकार अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की संकल्पना मानव भूगोल में अपना विशेष महत्व रखती है
थैंक यू।